ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट कल अपन ने 15 तक किया था, लास्ट लेक्चर में 16 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चिली मटेरियल। ठीक है, कल मैं तुम लोग को चिली बताया था क्या? कल लास्ट क्लास में चिली बताया था ना। चिली क्या है? कंटिन्यूअस, होमोजेनस, आइसोट्रोपिक, लीनियर इलास्टिक। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब क्या है, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, वो एकदम, उसमें कोई फ्रैक्चर्स नहीं होगा, कोई जॉइंट्स नहीं होगा, वो मतलब विदाउट ये सब डिसकंटिन्यूटी इन सब के रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, कंटिन्यूअस रहेगा, कहीं पे कोई कट नहीं रहेगा। होमोजीनियस मतलब सेम, जो यहाँ पे है वहीं पे सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे लेट्स से जो मटेरियल यूज है वहां पे वहीं पे भी सेम मटेरियल होगा। आइसोट्रॉपिक मतलब सेम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जैसे कुछ भी कोई सी प्रॉपर्टी ले लो, पोरोसिटी ले लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ले लो, कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, जो यहाँ पे होगी वो यहीं पे होगी, उसका मतलब थ्रू आउट, यहाँ पे नहीं, मतलब थ्रू आउट द तुम्हारा रॉक होगा वो। ठीक है, आइसोट्रॉपिक मतलब, लीनियर इलास्टिक मतलब वो इलास्टिक होगा, थोड़ा तुम स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन भी आएगा उसमें उतने प्रोपोर्शनल में। ठीक है, ये चिली अपन पढ़े थे कल। तो क्या बोला, विच आर द फॉलोइंग चिली मटेरियल, क्या पहला ऑप्शन क्या है, स्टील एंड कॉन्क्रीट। तो देखो, स्टील एंड कॉन्क्रीट, स्टील क्या है अपना, स्टील है अपना। ठीक है, जो यहाँ पे मटेरियल, भाई यहाँ पे मटेरियल कंटिन्यूस भी होता है, कंक्रीट भी तुम्हारा, जब अपन वो करते हैं कंक्रीट में, समझ लो जो घर बनाने के लिए यूज करते हैं, जब उसको बना देते हो तो काइंड ऑफ कंटिन्यू वो रहता है तुम्हारा। और ऑप्शन देखते हैं, ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन। ठीक है, ये क्या बोल रहे हो तुम्हारा, ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन, ये तुम्हारा क्या है, नेचुरल रॉक है। ठीक है, नेचुरल रॉक। और नेचुरल रॉक में ना कभी भी, मतलब इन जनरल 99% ऑफ द केस में तुम्हारा डिसकंटिन्यूस, उसमें डिसकंटिन्यूटी आती ही है। लाइमस्टोन समझ ना, चूना, जो अपन वाइट वॉश के लिए यूज करते हैं घर वगैरह में, है ना, वाइट वॉश के लिए, वो तो ऑलरेडी तुम्हारा वाटर में डिजोल्व वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी काफी डिसकंटिन्यूटी रहती है। नेचुरल रॉक तुम्हारा जनरली डिसकंटिन्यूस होता ही है, कहीं कहीं पे होमोजेनियस भी नहीं रहता, आइसोट्रोपिक भी नहीं रहता। ठीक है, बी ऑप्शन। सैंड एंड क्ले, सैंड तुम्हारा वैसे भी डिसकंटिन्यूस है, सैंड कंटिन्यूस किधर है, वाटर एंड एयर, ये तो तुम्हारा रॉक ही नहीं है, रॉक नहीं है तो रॉक प्रॉपर्टी कहाँ से शो करेगा। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, सबसे, चारों में कंपेयर करोगे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक। ये अपन ने बात किया था लास्ट क्लास में ही, मेरे ख्याल से बात किया था, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब जो अपन, लेट्स से अपन इसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का, चाहे कंप्रेसिव, चाहे टेंसाइल, चाहे शियर, किसी भी टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, उसके रिलेटेड जो इसमें चेंजेस आते हैं जिस टाइप की, उसको अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। फोर्स लगा रहे हैं, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसा बिहेव कर रहा है फोर्स लगाने पे, हमारा रॉक फोर्स लगाने पे किसी भी टाइप का कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, वो अपना क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसमें वो काउंट करते हैं। स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ है, मतलब फोर्स लगाओगे तो कितना फोर्स लगा सकते हो, कितना वो बियर कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, स्ट्रेंथ हो गया। पोरोसिटी क्या है अपना, पहले बार पढ़े थे, नंबर ऑफ पोर्स, है ना, मतलब उसमें क्या है, होल रहता है ना, रॉक है, छोटे छोटे माइनर होल्स रहते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं, पोरोसिटी कहलाता है। तो अपन ने कल ही डिस्कस किया था, पोरोसिटी क्या होती है अपनी, पोरोसिटी क्या होती है अपनी, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसका स्ट्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब है तो है इसमें, इसका स्ट्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। हार्डनेस भी तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कितना हार्ड है मटेरियल। डिफॉर्मेबिलिटी मतलब तुम स्ट्रेस लगाओगे कितना फॉर्म हो रहा है, इलास्टिसिटी स्ट्रेस लगा कितना वो तुम्हारा मूव, मतलब स्ट्रेस लगा तो कितना कंप्रेस होता है, डेल्टा एल हुआ कितना वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं, वो इलास्टिसिटी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, बी। ये तो वैसे भी कल की क्लास से ही ये क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायन मटेरियल। डायनिकल बताया था ना, डायनिक क्या है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डी फॉर डिसकंटिन्यूअस, आई फॉर इनहोमोजेनस, ए फॉर क्या है, अनआइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, एनी क्या है तुम्हारा, नॉन लीनियर, नॉन इलास्टिक बोल दो। ठीक है, डिसकंटिन्यू जिसमें डिसकंटिन्यूटी हो, वो होमोजीनियस ना हो, आइसोट्रोपिक ना, आइसोट्रोपिक मतलब सेम प्रॉपर्टी शो करे, जो कि इलास्टिक ना हो।
मतलब स्ट्रेस लगा रहे हैं तो प्रोपोर्शनल पे तुम्हारा स्ट्रेन ना है उसमें, ठीक है, वो नॉन इलास्टिक है। तो पूछ रहा है कौन सा मटेरियल है। तो देखो अपन ने ये ऊपर वाले क्वेश्चन में बात किया था, जो तुम्हारा रॉक होता है ना, रॉक, रॉक मास, इन जनरल 99% ऑफ द टाइम में क्या डिसकंटिन्यूअस होता है, कभी कभी अनआइसोट्रॉपिक भी हो जाता है। ठीक है, ग्लास एंड प्लास्टिक सेम रहता है थ्रू आउट। एयर एंड वाटर तो रॉक ही नहीं है। प्योर मेटल भी तुम्हारा चिली मटेरियल होता है, प्योर मटेरियल, प्योर मेटल। तो इसका ऑप्शन सबसे बेस्ट कौन सा है, रॉक एंड मिनरल्स। कोई डाउट है क्या इसमें? ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन को किया, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, कल इसको अभी यहाँ पे सॉल्व करना है, अभी कॉन्सेप्ट बेस पे। सौरभ, अमूल्य, डू यू हैव एनी डाउट? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट कंसिडर एक्टिव स्ट्रेस फैक्टर इज। ठीक है, मतलब अब क्या बोल रहा है, जो ये अपने को दिया है जिसमें अपन रॉक मास क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें किसमें स्ट्रेस का फैक्टर आता है, ठीक है, किसमें तुम्हारा स्ट्रेस का फैक्टर आता है। ओके, तो क्या क्या दे रखा है, सी फैक्टर। सी फैक्टर ये मतलब टर्म यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है कुछ, यहाँ पे खाली ऐसे दे दिया वो ऑप्शन। मेन क्या अपना ये चार ऑप्शन, ठीक है, आरक्यूडी। सी फैक्टर क्या है, ये अपना रिलेवेंट नहीं, इरिलेवेंट है टॉपिक से ही। अब क्या है, आरक्यूडी, आरएमआर, जीएसआई और क्यू सिस्टम, ठीक है। क्या है अपना, आरक्यूडी है, आरएमआर है, जीएसआई है और क्यू सिस्टम, ठीक है। आरक्यूडी क्या होता है तुम्हारा, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, ठीक है। आरएमआर क्या है, रॉक मास रेटिंग, रॉक मास रेटिंग। जीएसआई क्या है तुम्हारा, जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंडेक्स। क्यू सिस्टम क्या है तुम्हारा, ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, आरक्यूडी अपॉन टोटल जॉइंट नंबर इनटू जॉइंट रेफरेंस नंबर अपॉन जॉइंट अपर्चर नंबर इनटू जॉइंट वाटर रिडक्शन और स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर तुम देखोगे ना, अगर तुमको फॉर्मूला याद होगा क्यू सिस्टम का, तो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर आता है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा पूछा है किसमें स्ट्रेस आता है, क्यू सिस्टम में आता है, आंसर तो हो गया। लेकिन आप समझते हैं आरक्यूडी क्या है तुम्हारा, रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन। अपन क्या करते हैं, रॉक है अपना, मान लो अपन ड्रिलिंग करते हैं ना, मान लो रॉक में ड्रिलिंग की, तो अपना जो रिकवरी होता है ना, को रिकवरी, इसको अपन ये जो निकलता है मटेरियल, इसको अपन क्या बोलते हैं, को रिकवरी। तो जिसका 10 सेंटीमीटर से जितना मतलब, मान लो ये पूरा अपन 10 मीटर का निकाले, तो कितना मीटर अपना आ रहा है, मतलब कितने ऐसे रॉक हैं, कितना मीटर ऐसा जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तुम्हारा, ठीक है। मतलब आरकेडी क्या है तुम्हारा, ये तुम रॉक को बताओगे, क्वालिटी ऑफ रॉक बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ कोर रिकवरी फ्रॉम ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। आरकेडी समझ में आया क्या, ठीक है। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग से अपना जो कोर रिकवरी हो रहा है उसकी बेसिस पे तुम क्वालिटी, रॉक का क्वालिटी बताओगे, तुम्हारा आरकेडी हो गया। आरएमआर क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा, इसमें भी तुम रॉक की क्वालिटी बताते हो, ठीक है। इसमें क्या करते हो तुम, मेन क्या है तुम्हारा, सपोर्ट, कैसे सपोर्ट देना है तुम्हें रॉक को, वो बताते हो, किस टाइप का सपोर्ट देना है। और इसमें तुम कैसे निकालते हो, रॉक मास रेटिंग कैसे निकालते हो, उसमें डिसकंटिन्यूटी कितनी है, मतलब डिसकंटिन्यूटी में स्पेसिंग कितनी है, तुम्हारा वाटर रिडक्शन मतलब कितना है तुम्हारा वाटर वगैरह, अपन आगे पढ़ेंगे इसको, उसमें फिर देखते हैं, ठीक है। जीएसआई, जियोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो तुम वर्चुअली ऐसे देख के कि तुम्हारा कितना, मतलब कैसा है तुम्हारा रॉक स्ट्रक्चर, कैसा है उसका सरफेस, कैसा है, तुम वैसे बताओगे, उसकी क्वालिटी बताओगे। क्यू सिस्टम में भी तुम क्वालिटी बताते हो, लेकिन इसमें तुम स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर यूज करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज स्ट्रेस डिफाइंड इन रॉक मैकेनिक्स। देखो, तुम्हारा ये रॉक है, ठीक है, सपोज करो रॉक है, ये तुम इसमें लगा रहे हो स्ट्रेस, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। लेट्स से ये एरिया ए है, ये एरिया ए है, तुम इसमें कुछ फोर्स एफ लगा रहे हो। तो जब तुम इसमें फोर्स लगाते हो ना, तो ये भी अब इसका तुम्हारा बॉडी, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रेशर फील करते हैं, ये भी अपोजिट में फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगाते हैं इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस डेवलप हो गया बॉडी में,
स्ट्रेस समझे क्या है? तो अपन स्ट्रेस डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स लग रहा है अपना पर यूनिट एरिया, इसको अपन स्ट्रेस बोलते हैं। ये तो मालूम ही होगा, बेसिक है, 9th 10th में पढ़े हैं। चलो इसमें तो कुछ हो, टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ वॉल्यूम, ये तो है नहीं कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 21, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या बोल रहा है? इन अ पॉइंट लोड टेस्ट ऑन 50 mm diameter core specimen, rupture was observed at a load of 6000 kg. The point load index of the specimen is, ठीक है। देखो किसमें बोला है, केजी पर सेंटीमीटर में स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बोल रहा है, ठीक है। तुम्हारे दे किसमें रखा है? पॉइंट लोड टेस्ट 50, मतलब कितना डायमीटर देगा? 50 mm। थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना, क्या बोलोगे? ठीक है, तो 50 mm डायमीटर का तुम्हारा कोर स्पेसिमेन लिया है, उसमें पॉइंट स्ट्रेंथ इंडेक्स लगा, पॉइंट लोड लगा रहा है 6000 केजी पे, अपना वो आया तुम्हारा, रप्चर आया, मतलब तुम्हारा ब्रेक हुआ वो। तो पूछ रहा पॉइंट लोड इंडेक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो एक, तो उसका देखो, तुम्हारा जब पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है ना, इसको कैसे निकालते हैं अपन? पी अपॉन डीई का स्क्वायर, ठीक है। डी क्या है तुम्हारा? इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, डी इज योर इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है। अगर तुम्हारा ऐसे लगा रहा है ना, तो देखो बेसिकली इतने एरिया में लगा रहा है ऐसे, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो एक्चुअल डायमीटर है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा पॉइंट लोड, तुम्हारा पॉइंट लोड ऐसे लग रहा है ना, ऐसे एक्सियल डायरेक्शन में, तुम्हारा एक्सिस के डायरेक्शन में, तब तुम्हारा डी क्या हो जाएगा? अंडर रूट, बेसिकली इतने एरिया में लग रहा है, तो अंडर रूट 4a, ठीक है, अपॉन पाई। और एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये लेंथ, ये डायमीटर कितना है? डी, लेंथ इंटू डायमीटर डी, ठीक है। ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू डायमीटर डी, इस केस में। और इस केस में तुम्हारा सीधे जो डायमीटर वही हो जाएगा जो डी है तुम्हारा। तो अभी अपना कौन सा केस है? ये वाला केस है अपना, ऐसे लग रहा है, डायमीट्रिक डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपने को डायमीटर कितना दे रखा है? 50 mm, कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। पॉइंट लोड कितना दे रखा है? 6000 kg। तो पीएलएसआई कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6000 अपॉन 5 का स्क्वायर, 6000 अपॉन 25, ठीक है। 25 टू 50, ठीक है। 10 100 240, तो पीएलएसआई कितना आ गया अपना? 240, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, ठीक है। स्ट्रेन क्या है तुम्हारा? तो इसमें तुम फोर्स लगा रहे हो एफ, ठीक है, इसमें तुम फोर्स लगा रहे हो एफ, तो तुम्हारा लेट्स से अपन स्ट्रेन समझते हैं थोड़ा, ठीक है। लेट्स से तुम्हारा ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें तुम ऐसे लोड लगा दिए, तो अभी इसका ओरिजिनल लेंथ एल है, ठीक है। तो लोड लगाने के बाद क्या लगेगा इसमें? फोर्स लगेगा नीचे, फोर्स के कारण ये नीचे जाएगा। लेट्स से इसमें चेंज आता है, ये टोटल इसमें चेंज आता है लेंथ में कितना? डेल्टा एल। तो स्ट्रेन कितना होगा तुम्हारा? कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। फोर्स लगाने के कारण जितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो तुम्हारा स्ट्रेन कहलाता है। द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस बाय बॉडी डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमेंशन, ठीक है। कितना डिफॉर्मेशन हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 22 का ये, ठीक है। टोटल फोर्स अप्लाई टू मटेरियल, ये तो टोटल फोर्स हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, नहीं, द रेट ऑफ मटेरियल नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का ये, कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? The specimen obtained from the field were tested in a uniaxial compression, ठीक है, and the following results were obtained at 50% of an average compression strength, ठीक है।
क्या बोल रखा है तुम्हें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, इतना आया है, लेटरल स्ट्रेन कितना आया है तुम्हारा 1.4 इतना आया है, फाइंड द रेशियो ऑफ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इन द माइंड। ठीक है, तो अपन को क्या बोल रखा है, अपना रॉक स्पेसिफिन है, ठीक है, ये क्या अपना रॉक है, इसका मान लो कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मान लो 100 मेगा पास्कल या 10 मेगा पास्कल, कुछ ही मान लो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो अगर इसका जितना भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उससे हाफ में, मतलब 50% लगाया है तुम्हारा, ठीक है, तो 5 मेगा पास्कल मान लो लगाया है, तो इसमें कितना तुम्हारा इसमें तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, ये 7 × 10⁻²। लेटरल स्ट्रेन कितना है, इतना। अब मुझे तुम्हें वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस का रेशियो कितना होगा, तो अपन चलो करते हैं 7 × 10⁻², लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है तुम्हारा 7 × 10⁻², लेटरल स्ट्रेन कितना है तुम्हारा 1.4 × 10⁻²। ठीक है, अब एक एक चीज याद रखो, तुम लोग ने रॉक मैकेनिक्स वो पढ़ा है, रॉक मैकेनिक्स पढ़ा है ना, वो पढ़ा होगा पॉइजन रेशियो, यस और नो बोलो, पॉइजन रेशियो पढ़ा है क्या? ठीक है, पॉइजन रेशियो क्या होता है तुम्हारा, पॉइजन रेशियो को अपन म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्या होता है तुम्हारा, पॉइजन रेशियो तुम्हारा होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कितना है तुम्हारा 1.4 × 10⁻², लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है तुम्हारा 7 × 10⁻²। तो ये कट गया, इससे ये कट गया, 0.2 आ गया। म्यू कितना हुआ तुम्हारा 0.2, म्यू क्या है तुम्हारा पॉइजन रेशियो। अब तुम रॉक रॉक मैकेनिक्स पढ़े होगे तो उसमें तुम पढ़े होगे के, ठीक है, मतलब लेट से तुम्हारा सरफेस है, यहाँ डी डेप्थ में तुम्हारा कोई रॉक स्ट्रेटा अगर अपन लेते हैं, ठीक है, डी डेप्थ में, तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स अगर पी लग रहा है तुम्हारा, ठीक है, पी नॉट, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा तुम्हारा के पी नॉट। ठीक है, ये तुम्हारा वर्टिकल फोर्स क्या है तुम्हारा नॉट है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होता है तुम्हारा के पी नॉट है। तो अपन क्या बोलते हैं कि क्या होता है कि अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन्हें डिवाइड कर दोगे, पी नॉट से पी नॉट कट गया, के क्या आ जाएगा अपना तुम्हारा, इसको, ठीक है, के इज इक्वल टू देखा जाए तो सिग्मा एच बाई सिग्मा वी। ठीक है, के इज द स्ट्रेस रेशियो तुम्हारा, ठीक है, स्ट्रेस का रेशियो किसका किसका, सिग्मा एच बाई हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन वर्टिकल फोर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन वर्टिकल फोर्स यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, के इज स्ट्रेस रेशियो, ठीक है, स्ट्रेस रेशियो फैक्टर विच इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन वर्टिकल फोर्स। अब ठीक है, के इज इक्वल टू हमारा होता है सिग्मा एच बाई सिग्मा वी, और एक चीज और होता है, के जो होता है ना तुम्हारा म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू भी होता है, म्यू तुम्हारा क्या है पॉइजन रेशियो जो अपन ने निकाला अभी। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी वो हो जाएगा अपना, म्यू कितना था 0.2 था ना, म्यू था अपना 0.2, तो 0.2 अपॉन 1 - 0.2, 0.2 अपॉन 0.8, 1/4 आ गया। अपने को हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन स्ट्रेस अपॉन वर्टिकल स्ट्रेस जो है, एरिया एरिया काटोगे तो फोर्स ही आ जाएगा, 1/4 आया। अब मेरे से पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उल्टा पूछा है इसको, मैं रेसिप्रोकल कर दूं, तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, सिग्मा वाई बाई सिग्मा एच इज इक्वल टू 4, ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट वगैरह क्या तुम लोग को, इजी था ये भी, अच्छा था पर इजी था। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है तुम्हारा, मतलब देखो, हुक्स लॉ, ठीक है, अंडर इलास्टिक लिमिट, पहले को ग्राफ से समझते हैं। देखो हुक्स लॉ क्या होता है, तुम्हारा लेट्स से तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है, तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रेन है, ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ अपन पढ़ते हैं ना, इसमें अपन देखते हैं क्या,
तुम्हारा यहाँ तक वो रहेगा, फिर तुम्हारा ऐसे रहेगा, उसके बाद तुम्हारा ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ना तुम्हारा ये पॉइंट ये क्या बोलते हैं, अंडर, ये तुम्हारी स्ट्रेस लिमिट होता है, मतलब यहाँ तक तुम्हारा प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट पॉइंट, ठीक है। मतलब यहाँ जैसे तुम, ये मान लो ये स्प्रिंग है ये, ठीक है, यहाँ पे तुम एफ लगा रहे, फोर्स एफ। तो तो क्या है, जब तक तुम एक प्रोपोर्शनल यहाँ तक स्ट्रेस लगाओगे ना, तो तुम्हारा स्ट्रेन प्रोपोर्शनल में डेवलप होगा, जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तुम स्ट्रेस हटा दोगे तो स्ट्रेन फिर से जीरो हो जाएगा, समझ गए। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है, अंडर इलास्टिक लिमिट तुम्हारा जो स्ट्रेस है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तुम्हारा इतना ही है हुक्स लॉ, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट होता है एक तुम्हारा, फिर उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, उसके मान लो यहाँ तक स्ट्रेस लगा है, तुम्हारा प्रोपोर्शनल है, उसके बाद क्या होगा, उससे ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो तुम्हारा ये जो पॉइंट होता है इलास्टिक लिमिट, मतलब यहाँ तुम स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन तो आएगा, लेकिन प्रोपोर्शनल में नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या है, तुम अगर स्ट्रेस स्ट्रेस हटा दिए तो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में वापस चले जाएगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, ये तुम्हारा इलास्टिक लिमिट होता है, समझ गया। इसका क्या होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, 24 का नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 में। इन दिस इक्वेशन सिग्मा टी रिप्रेजेंट्स द रॉक, ठीक है। सिग्मा टी क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन तो दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी अगर अपन सिग्मा टी जनरली देखें ना, तो टेंसाइल टेंसाइल के लिए होता है, ठीक है, टेंसाइल। सिग्मा टी टेंसाइल, सिग्मा सी कंप्रेसिव, सिग्मा टॉ तुम्हारा होता है शियर। क्वेश्चन नहीं दे रखा है इसमें, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज इलास्टिसिटी रेफर टू इन रॉक मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी क्या रेफर कर रहा है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द रिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, ठीक है। ये मान लो स्प्रिंग है, अपन इसमें फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो फोर एफ लगाएंगे तो इसमें कुछ चेंजेस होगा, चेंज इन लेंथ होगा, डेल्टा एल, ठीक है, खींचे तो खींचेगा, फिर छोड़ देंगे, स्प्रिंग अगर छोड़ देंगे तो वापस चले जाएगा। लेकिन तुम देखिए कि जब स्प्रिंग को ज्यादा खींच दोगे कभी कभार, तो इलास्टिक लिमिट से बाहर आ जाता है, मतलब वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं जाता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, ऑप्शन नंबर ए, द एबिलिटी ऑफ परमानेंटली डिफॉर्म अंडर स्ट्रेस, ये थोड़ी ना भाई इलास्टिसिटी, कैपेसिटी ऑफ वाटर नहीं, ये भी नहीं है, बकवास चीजें। तो क्वेश्चन 26 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटोडाइग्निव इंडेक्स ऑफ इंडियन कोल वेराइज फ्रॉम टू, तो प्रोटोडाइग्निव इंडेक्स ये क्या होता है, देखो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जब अपन कॉलेज में रहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या, प्रोटोडाइग्निव इंडेक्स क्या मेजर करता है, पहले समझो, प्रोटोडाइग्नो क्या मेजर करता है, ये तुम्हारा मतलब तुम्हारा कोई रॉक है ना, इसका मतलब कितना इम्पैक्ट ये झेल सकता है, ठीक है, हाउ मच इम्पैक्ट इट कैन बियर, मतलब लेट्स से रॉक है, अपन क्या करते हैं इसमें इसमें इस एक्सपेरिमेंट में, अपन 50 ग्राम कोल लेते हैं, ठीक है, 50 ग्राम कोल लेते हैं, छोटे 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 पीसेस, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब छोटे छोटे पीस लेते हैं, फिर इसको अपन, ये अपना ऐसे पाइप रहता है, ठीक है, मेटल पाइप रहता है, रॉक का अपन कोल पीसेस को इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो अपन ये अपना हाइट 0.6 मीटर रहता है, और अपन 1.8 kg का, मतलब ये इसमें रस्सी बंधी रहती है, अपना ये वो रहता है मेटल लोहा रहता है, अपन को ये इस साइड से अपन ड्रॉप करते हैं, ठीक है। कोल में अपन 15 टाइम्स करते हैं, कोई रॉक होगा तो 20 टाइम्स कर देंगे, तो ऐसे ड्रॉप करते हैं। तो 20 टाइम्स ड्रॉप करने के बाद अपन क्या करते हैं, इसको पूरा इससे जितना भी फाइन्स बनता है, क्या कर रहे हैं अपन, ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मटेरियल लूज होगा, फाइन्स बनेगा। तो फिर अपन इसको लेके वॉल्यूमेट्रिक, कितना फाइन सीव होता है ना, सीव सीव जानते हो ना, ऐसे छानने के लिए, बहुत छोटा रहता है, 50 mm माइक्रोन, पता नहीं ऐसा कुछ रहता है, तो अपन इसमें डालते हैं और फाइन्स निकालते हैं, फाइन्स को फिर अपना वॉल्यूमेट्रिक भी रहता है, ऐसे वॉल्यूम मेजर करने वाला, उसमें जैसे फिल करके नापते कितना वो है, उसे अपन पॉइंट पॉइंट और मतलब प्रोटोडाइग्निव निकालते हैं, ठीक है।
प्रोटोडायग्नो स्ट्रेंथ निकालते हैं, कितना इम्पैक्ट मेजर कर सकते हैं, तब ना तुम्हारा प्रोटोडायग्नो स्ट्रेंथ है। कैसे निकालेंगे? लेट्स से अगर 15 बार इम्पैक्ट किया तो प्रोटोडायग्नो स्ट्रेंथ कैसे आएगा तुम्हारा? 20 इंटू एन बाई एच। एन क्या तुम्हारा इम्पैक्ट, एच क्या तुम्हारा कितने हाइट से वो किया, ड्रॉप किया। क्लियर है क्या? एक्सपेरिमेंट क्लियर है क्या? तो पूछा इंडिया कोल के लिए कितना रहता है, तुम्हें याद करने वाली चीज है, तो कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट बता दिया। इसका तुम्हारा 1 से 4 वेराई करता है इंडिया के लिए। ओके क्लियर है? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द यील्ड पॉइंट ऑफ अ मटेरियल? ठीक है, तो अभी अपन ने ये पढ़ा था, इलास्टिक लिमिट पढ़ा था ना यहाँ पे। यहां से देखो तुम्हारा एक होता है तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट। प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट पे तुम्हारा एक अच्छे से बना देता हूँ, स्ट्रेस हो गया, ये तुम्हारा स्ट्रेन हो गया, तुम्हारा ऐसे प्रोपोर्शनल रहता है, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे। देखो ये जो प्रोपोर्शनल है तुम्हारा होता है प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक प्रोपोर्शनैलिटी है। अब फिर देखोगे तुम यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेस लगाने में स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा इलास्टिक है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, यहाँ तक तुम अगर फोर्स को हटाओगे, रिमूव करोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चले जाएगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। उसके बाद तुम देखोगे कि थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने में तुम्हारा स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने में स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है, फिर अल्टीमेटली आते जा रहा है वो। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट होता है ना, इसको अपन यील्ड पॉइंट बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट जो होता है उसको अपन यील्ड पॉइंट बोलते हैं, जहां तक तुम्हारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में जा पा रहा है, भले प्रोपोर्शनल नहीं है लेकिन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा पा रहा है। इसके बाद तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जाएगा, सम परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन तुम्हारा उसमें रह जाएगा कब? पॉइंट के बाद। तो ऑप्शन बोल रहा है द बियॉन्ड विच अ मटेरियल अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन विद स्मॉल इंक्रीज इन फोर्स। अपने ग्राफ से भी समझे, यही होगा इनिशियल पॉइंट ऑफ डिफॉर्मेशन। नहीं, इनिशियल पॉइंट ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं है ये, इट इज अ लास्ट पॉइंट वेयर वी कैन, मतलब जहाँ पे अपना बॉडी जो है, कोई मटेरियल है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जा पाए। द पॉइंट वेयर मटेरियल बिकम्स कंप्लीटली इलास्टिक। नहीं भाई, द मैक्सिमम टेम्परेचर मटेरियल कैन विथस्टैंड। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 28। अमूल सौरभ क्लियर है क्या? अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 पे। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्टेड बाय डिजाइनिंग द साइज ऑफ पिलर वुड बी। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मालूम है ना, स्ट्रेस बाय तुम्हारा इसका रेशियो होता है, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का तुम्हारा रेशियो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सॉरी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेंथ, क्यों उल्टा बोल दिया, रुको, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है तुम्हारा स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेस होता है, स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेस, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब कितना 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 तुम्हारा सेफ्टी ज्यादा है, कितना सेफ्टी है तुम्हारा। तो देखो जब जब तुम्हारा स्ट्रेस ज्यादा होगा तुम्हारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगा, और जब तुम्हारा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा। अगर तुम्हें भी ऐसे कभी कंफ्यूजन हो कि स्ट्रेस होगा के ऊपर स्ट्रेंथ, वैसे तुम निकाल सकते हो क्या, ऊपर स्ट्रेंथ डाल दो, मतलब कोई भी एक वो कर दो, ऐसे लिख दो, फिर देख लो, अरे स्ट्रेस ज्यादा कर रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम हो रहा है तो सही है, ये फॉर्मूला सही है। कभी डाउट हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, तो मैं बोल रहा है जब अपन साइज ऑफ पिलर डिजाइन करते हैं ना, अंडरग्राउंड माइन है, पूरा मान लो फेस है, तो अपन क्या करेंगे, अपन मान लो इतना अपन एक्सकवेट कर लिए, ठीक है, फिर इतना पिलर अपन छोड़ देंगे, फिर इतना एक्सकवेट कर लेंगे। तो कितना छोड़ेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब कितना छोड़ना चाहिए वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिपेंड करता है, कितना अपन को फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए। तो इंडिया पे अपन को मतलब जनरली 2.2 से 2.4 के बीच में फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए होता है। अगर अपन ज्यादा मेंटेन करके चलेंगे ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो क्या हमको प्रोडक्शन भी करना है, हमें टारगेट भी अचीव करना है, हमें ज्यादा पिलर ऑफ जितना अभी जरूरत है उससे ज्यादा साइज ऑफ पिलर छोड़ेंगे तो हमें हमारा टारगेट प्रोडक्शन अचीव नहीं हो पाएगा विद इन टाइम। तो हमको उसका ध्यान रखना पड़ता है, कम भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई लाइफ ऑफ मैन इंपॉर्टेंट, एवरी लाइफ इंपॉर्टेंट।
तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी एस को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन द कंटेक्स्ट ऑफ मटेरियल्स? अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है कि फाइनल स्ट्रेंथ, मतलब रॉक है, तुम इसमें फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, कुछ देर तक बेयर कर रहा है, थोड़ा कंप्रेस हुआ मान लो, और उसके बाद ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के टाइम पे तुमने कितना फोर्स लगाया, ठीक है, मतलब कितना फोर्स लगाया उतना ही तुम्हारा, वही तुम्हारा स्ट्रेंथ है, मतलब इतना तुम्हारा बियर कर सकता है ब्रेक होने से पहले तक। समझे क्या? मान लो इसका अभी तुमने 5 मेगापिक्सल लगाया, 5 मेगा पास्कल फोर्स लगाया, फिर 10 लगाया, फिर 15 लगाया, फिर 20 पे तुम देखे 20 पे ब्रेक हो गया, मतलब 20 तक का कर सकता है ना ये बियर, 20 से कम तक का कर सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकता। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? 20 मेगा पास्कल। ऑप्शन बढ़ते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ये, ठीक है। और क्या बोला? अमाउंट ऑफ स्ट्रेन मटेरियल, नहीं, द फोर इक्वल टू, नहीं, ठीक है। अपन ब्रेक, बिफोर ब्रेक वो तुम्हारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 31, adjusted RMR is obtained for a depth of working ranging from by reduction percentage in calculated RMR. Adjusted RMR is obtained for a depth of working ranging from कितना से कितना by reduction in percentage, ठीक है। क्या बोल रहा है? मतलब तुमने अभी ड्रिलिंग किया, मतलब ड्रिलिंग नहीं, सॉरी, अभी तुमने क्या किया? अभी तुमने इनिशियली आरएमआर कैलकुलेट किया, तुमने सर वो एनालाइज वगैरह करके तुमने आरएमआर कैलकुलेट किया, ठीक है। लेकिन मतलब तुम अभी यहाँ पे हो कुछ सम डेप्थ पे, तुमने अभी गया एनालाइज किया, ठीक है, इतना डिसकंटिन्यूटी है, इतना यहाँ ये सब है, तो तुमने आरएमआर कैलकुलेट किया। फिर अब मान लो तुम्हारी डेप्थ बढ़ी, तो आरएमआर की कुछ वैल्यू आई होगी, तो कितना उसमें रिडक्शन होना चाहिए? तो ये स्टैंडर्ड है तुम्हारा, इसमें 20% रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। 400 से 600 मीटर तुम्हारा नीचे गए तो तुम्हारा 20% रिडक्शन होना चाहिए आरएमआर की वैल्यू में, जितना भी था। ये याद करने वाली चीजें, स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32 पे, व्हाट हैपेंस एट द फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। मतलब जब तुम्हारा फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है? देखो रॉक है तुम्हारा, एक सेकंड छोड़ो, देखो ये तुम्हारा रॉक है, ठीक है, जिसमें मान लो कहीं से फोर्स लग रहा है अपना, मतलब स्ट्रेटा है, यहाँ पे दूसरा स्ट्रेटा है जो कि तुम्हारा लोड लगा रहा है, इसमें लोड लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है 32। मतलब यहाँ पे तुम्हारा रॉक है कोई, अपन मतलब यहाँ पे रॉक है, ऐसे अपन ने ये वाला पार्ट दिया, इसके आजू बाजू कोई दूसरा स्ट्रेटा है, कुछ भी मान लो, कोई रॉक स्ट्रेटा है या जियोलॉजिकल स्ट्रेटा, इसमें ऊपर से लोड लग रहा होगा। तो इसमें कुछ देखो लोड लग रहा है, तो उसमें लोड लग रहा है पार्टिकल्स में लोड लगा है, तो थोड़ा थोड़ा मान लो सेपरेट हो रहे हैं, से थोड़ा क्रैक आ गया, फिर जॉइंट, ठीक है, क्रैक आने के बाद और क्रैक, और क्रैक आ गया आजू बाजू, वो दोनों मिलके ऐसे बड़ा हो गया क्रैक, फिर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर मतलब सेपरेट हो गया, ठीक है, अलग हो गया, वो तुम्हारा फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर पॉइंट में क्या हो रहा है? तुम्हारा क्रैक्स मिलके बड़े हो जा रहे हैं, तुम्हारा अलग हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, तो ये फ्रैक्चर कहलाता है। तो अपन पढ़ते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट में क्या होता है? द मटेरियल फिजिकली सेपरेट, द मटेरियल अचीव इट्स मैक्सिमम इलास्टिसिटी रिटर्न टू ओरिजिनल फॉर्म विदाउट डैमेज, द मटेरियल बिगिंस टू एब्जॉर्ब वाटर। अभी ऑप्शन नंबर है ये, तो कुछ बोलने की बात भी नहीं है, कोई भी कर लेगा ये। क्वेश्चन नंबर 32 का ये, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33 पे, स्लोप फेलियर ऑफ अ वेस्ट रॉक डंप डज नॉट डिपेंड ऑन द रॉक, ठीक है। तुम्हारा स्लोप फेलियर बोल रहा है, ठीक है। तो देखो अपन समझते हैं इधर, लेट्स से हमारा ये बेंगास माइनिंग है, ऐसे ये हुआ, ये बेंच, ये हुआ, ये बेंच, ठीक है, ये हुआ, ये बेंच, ये हुआ, ये बेंच, गंदा बन गया, ठीक है। ये क्या हुआ? सॉरी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। ये अपना क्या है? बेंच है, ये बेंच अपना हाइट है, ये बेंच हाइट, ये अपना बेंच स्लोप है। तो क्या बोल रहा है स्लो फेलियर में? क्या बोल रहा है? How slow failure waste rock dump does not depend on compressive strength, shear strength,
वर्क डेंसिटी, परमेबिलिटी, पोरोसिटी। ठीक है, तो अपन बोलते, देखो अपना ये अपना मान लो बेंच है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अपन ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बात किया था कि देखो रॉक्स क्या होता है ना, रॉक मास होता है जो तुम्हारा नेचुरल रॉक मास, उसमें तुम्हारे क्रैक्स होते हैं, ठीक है। क्रैक्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा फॉल्ट वगैरह हो गया, ठीक है। ऐसे फॉल्ट मान लो डबला हुआ है, तो जब तुम इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाते हो ना, तो क्या होता है, तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तुम्हारा पैक होते जाता है। जैसे ज्यादा लगाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तुम्हारा पैक होते जाएगा, तुम्हारा टाइट होते जाएगा मटेरियल। होते 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 तुम बहुत ज्यादा लगा दोगे तो तुम्हारा क्रश हो जाएगा। ये तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। कंप्रेसिव मतलब ऐसा है, कंप्रेसिव में ऐसा होता है। और तुम्हारा टेंसाइल के अलॉन्ग तुम्हारा रॉक स्ट्रक्चर वीक होता है। क्यों? क्योंकि लेट्स से क्रैक वगैरह है, तुम टेंसाइल से खींच रहे हो, तो तुम्हारा जो क्रैक वगैरह और वाइडन हो रहा है और तुम्हारा बढ़ रहा है, तो टेंसाइल के अलॉन्ग सबसे वीक होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कुछ क्रैक्स वगैरह होंगे भी और कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो तुम्हारा वो तो क्रैक्स पहले फिल हो रहा है ना, वर्ड जो है पूरा फिल हो रहा है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो तुम्हारा बेंच मतलब उसको कम वो करता है, मतलब एट सम सर्टेन पॉइंट तक वो कम करता है। तो वेस्ट ऑफ डंप डज नॉट, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो स्लो फिल है किस पे डिपेंड नहीं करता है बोल रहे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में इतना नहीं करता, ठीक है। बहुत लिमिट के बाद वो करेगा। फिर शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ समझते हैं। तो मान लो तुम्हारा ये ऐसे है और तुम्हारा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा बेंच है, हाइट है, फोर्स भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में लगेगा, सीयर समझ रहे हो ना, सीयर सरफेस के अलॉन्ग जो लगता है। तो ये तुम्हारा ये जो पार्ट है तुम्हारा नीचे आ जाएगा। ये जो पार्ट है तुम्हारा, मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, ये पार्ट है तुम्हारा नीचे आ जाएगा। तुम्हारा फेलियर, स्लो फेलियर आ जाएगा। स्लो फेलियर समझ रहे हो ना, तुम्हारा बेंच स्लोप का नीचे आ जाना, गिर जाना, ठीक है। अब बल्क डेंसिटी, ठीक है। अगर अपन बल्क डेंसिटी की बात करें, मतलब तुम्हारा मान लो तुम क्या कर दिए, तुम बहुत ज्यादा हाइट कर दिए, बेंच हाइट ऐसे, ऐसे, ठीक है। ठीक है, बेंच पैरामीटर बहुत कम मेंटेन करे, बहुत ज्यादा हाइट कर दिए, तो मतलब देखा जाए इतने से पार्ट में तुम्हारा बहुत लोड आ रहा है, ठीक है। बेंच पैरामीटर कम है, इतने से पार्ट में बहुत लोड आ रहा है। तो मैं यहाँ ऊपर से मान लो यहाँ पे भी तुम्हारा ऐसे है, मूवमेंट कर रहा हो, यहाँ पे तुम्हारा हॉल रोड है, मान लो ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो ठीक है, बेंच में मूवमेंट हो रहा है तुम्हारा, तो ऊपर से ये लोड और इसका खुद का लोड, ठीक है। बल्क डेंसिटी मतलब क्या होता है, तुम्हारा वेट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। लोड से हटा दो। बल्क डेंसिटी मतलब क्या होता है तुम्हारा, बल्क डेंसिटी, इसका ये बल्क का डेंसिटी, इसका वेट मतलब इसमें कंसिडर करते हैं अपन। वेट ऑफ द मटेरियल, जितना ज्यादा बल्क डेंसिटी होगा उतना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा नीचे फोर्स लग रहा होगा तुम्हारा, तो नीचे गिरने के ज्यादा चांसेस होगा। समझ गए? परमिएबिलिटी मतलब तुम्हारा क्या होता है बोल दो। मतलब परमिएबिलिटी क्या होता है, देखो तुम्हारा मान लो ये बेंच है, तुम्हें रॉक का बेंच है, तुम्हारा स्लोप है। परमेबिलिटी जितना ज्यादा इसका परमेबिलिटी होगा ना, रेन वाटर या फिर कोई भी वाटर उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करके रख लेगा। जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करके रख लेगा मिट्टी, ये तुम्हारा जो बेंच है, उतना ज्यादा ये लूज हो जाएगा तुम्हारा, अनसेफ हो जाएगा ये, ठीक है। उतना ज्यादा कोलैप्स होने का चांसेस ज्यादा है तुम्हारा परमेबिलिटी। और पोरोसिटी भी है, कितना वॉइड्स है उसमें, जितना ज्यादा वॉइड होगा तुम्हारा उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो पोरोसिटी वाटर एब्जॉर्ब, परमेबिलिटी वाटर एब्जॉर्ब, बल्क डेंसिटी वेट, शियर स्ट्रेंथ तुम्हारा उसके पैरेलल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तुम्हारा कंप्रेस करेगा। तो तुम्हारा ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, हाउ इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिफाइन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, इतने बार अपन कंप्रेसिव पढ़ चुके, चलो देखते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड अंडर कंप्रेशन विदाउट फेलियर। ऑफ कोर्स यही होगा, और कोई तो हो ही नहीं सकता इसके अलावा। पहला ऑप्शन से पढ़ के क्लियर हो गया कि तुम्हारा जो रॉक है कितना कंप्रेशन स्ट्रेस तुम्हारा वियर कर पा रहा है, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट फेलियर। स्ट्रेस बढ़ेगा है ना, टेंशन ओनली होगा, टेंशन हो जाएगा, द फोर्स नीडेड चेंज द मटेरियल टेंपरेचर, नहीं भाई ये सब नहीं है। 34 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 35, द टाइप ऑफ कोर बैरल नॉर्मली यूजिंग डायमंड ड्रिलिंग फॉर ऑब्टेनिंग आर्क्यूडी इज, ठीक है। तो अपन ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। आर्केडी में क्या अपन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, कोर की रिकवरी करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा टाइप है, जैसे अपन यहाँ पे अंदर वो लगाते हैं, बैरल डालते हैं ड्रिलिंग के लिए, तो कौन सा है, वन ट्यूब डालते हैं कि ट्यूब, टू ट्यूब डालते हैं, ठीक है।
क्या डालते हैं अपन, तो अपन 2 ट्यूब डालते हैं, ठीक है। जब बैरल डालते हैं अपन उसमें 2 ट्यूब रहती है, क्या कैसे, तुम्हारा फर्स्ट ट्यूब रहता है ना, फर्स्ट ट्यूब, जो तुम्हारा फर्स्ट ट्यूब रहता है वो तुम्हारा कोर को निकालता है, ठीक है, कोर को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो तुम्हारा फर्स्ट ट्यूब रहता है वो कोर को एक्सट्रैक्ट करता है। और फिर जो तुम्हारा सेकेंड ट्यूब रहता है, डबल ट्यूब है ना, जो आउटर ट्यूब रहता है, और मतलब देखो, एक मिनट को न्यू स्लाइड में आते हैं, ठीक है। देखो तुम्हारा ये है, वो बताते हैं अपन, अच्छा। ऐसे तुम्हारा बैरल रहेगा, पाइप रहेगा, ठीक है। ये जो आउटर ट्यूब है ना, ये आउटर ट्यूब ये, और ये तुम्हारा इनर ट्यूब। आउटर ट्यूब तुम्हारा कोर को कट करता है, ऊपर थोड़ा वो हो गया था, गलत हो गया था, कोर को तुम्हारा कट करता है, ठीक है, आउटर ट्यूब। जो इनर ट्यूब होता है तुम्हारा ना, जो तुम्हारा कोर कट किया मतलब कोर आया, ठीक है, कोर निकाला, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। अरे कोर कट किया बाजू से और अंदर जो वाला तुम्हारा उसमें भर दिया, तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रिकवरी करता है, ठीक है। जो इनर ट्यूब तुम्हारा क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा और प्रोटेक्ट करेगा जितना हो सकता है। अगर तुम्हारा मतलब कोई ऐसा रॉक है जो कि तुम्हारा है ही नहीं, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो वैसे ही तुम्हारा बहुत ज्यादा छोटे छोटे पीसेस में आएगा, फाइन्स में आएगा, समझ गया ना। हमको आर्किड में क्या करते हैं, ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर लेते हैं। सच में है क्या, डबल ट्यूब, एक आउटर ट्यूब एक इनर ट्यूब, इनर ट्यूब तुम्हारा होल्ड करेगा, आउटर ट्यूब तुम्हारा कट करते जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 36, ठीक है। वॉट टेस्टिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए अपन कौन सा टेस्टिंग मेथड यूज करते हैं निकालने के लिए, यूनी एक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट टेस्ट और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। मतलब तुम्हारा लेट्स से ये रॉक स्पेसिफिक है, तो यूनी एक्सियल मतलब एक एक्सिस के अलावा मान लो अपन ऐसे फोर्स लगा रहे हैं अपन, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, कम, ठीक है, ऐसे फोर्स कंप्रेसिव, तो कितना फोर्स लगाए ताकि ब्रेक हो, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ब्रेक होगा, वो तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, टेंसाइल वाला नहीं, थर्मल नहीं, ये सब अपन नहीं करते, यूनी एक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, या फिर चाहे एक्सियल भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का ये कोई डाउट है क्या तुम लोग को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37। द वेट ऑफ द रॉक्स इन कोल माइनिंग एरिया exert a pressure nearly per meter depth from surface per the weight of the rock in coal mining area exerts a pressure nearly per meter depth from surface। मतलब तुम्हारा सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेटा है, रॉक है, तो 1 मीटर डेप्थ जाने पे मतलब कितना तुम्हारा सरफेस तुम्हारा वो लगाता है, जो रॉक है कितना तुम्हारा लोड लगाएगा, किस हिसाब से लोड किस रेट से लगाएगा। तो तुम्हारा इसका ये याद करने वाली चीज है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 0.2 kg पर, मतलब जो अपना होगा ना, जो एनालिस्ट होगा, जो लॉजिकल एनालिस्ट वगैरह, वो ऑलरेडी एनालाइज करके रख चुके हैं, तो कितना है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये हमको याद रखना है, वी हैव टू रिमेम्बर दिस, कि पर मीटर जाने पे कितना तुम्हारा 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा लोड आता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 में। अपन ने ऑलरेडी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत बार पढ़ चुका है, इसका आंसर बोल दो किसी को मालूम है तो। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी स्ट्रेंथ अंडर पुलिंग और स्ट्रेचिंग विदाउट फेलियर। फर्स्ट लेक्चर में बोला था, ऐसे फोर्स लग रहा है, पुल कर रहे हैं, तो कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। द फोर कंप्रेसिव मटेरियल सब तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 39, क्या बोल रहा है, टिपिकल डायमीटर रेंज ऑफ सिलेंड्रिकल रॉक सैंपल यूज फॉर स्ट्रेंथ टेस्ट इज। मतलब अपन जो लैब है ना, अपन क्या करते हैं, जो भी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, अपने लैब में करते हैं, ठीक है। लैब में अपनी मशीनरीज रहती है, मशीनरीज का साइज होता है कुछ, है ना, शेप एंड साइज होता है, और तो उसके अकॉर्डिंग अपन करते हैं। तो अपना जो डायमीटर है, अपना जो रॉक स्पेसिफिक है, उस मशीन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम पूरा रॉक ही इतना बड़ा उठा के ले आए उसमें एक्सपेरिमेंट करें, और या फिर बहुत छोटे छोटे फाइंस ले आए तो एक्सपेरिमेंट करें, तो उसका रिक्वायर्ड साइज होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड कितना होता है अपना, 25 से 50 mm के रॉक स्पेसिफिक में अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं,
ठीक है, मतलब देखो इतना स्मॉल, थोड़ा इतना साइज का होना चाहिए कि अपन इजी टू हैंडल हो वो, ठीक है, इजी टू हैंडल हो, और अपने टेस्टिंग मशीन में फिट कर जाए, ठीक है। और इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि वो रॉक की प्रॉपर्टी को, जो रॉक की प्रॉपर्टी है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी, उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपन, मान लो एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप है सोशल साइंस में, तो अपन को क्या करना है, सारे ग्रुप से एक एक लेना है, ताकि अपने पूरा सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाए, सबको रिप्रेजेंट करना है, तो इतना साइज लेना है कि एटलीस्ट वो पूरे रॉक की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। और आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ अपन कौन से टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या, खींचेंगे अपन रॉक को, ठीक है, रॉक है अपना, इसको अपन पुल करेंगे, जितना स्ट्रेंथ बियर कर पा रहा है वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो अपन डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट मतलब डायरेक्ट फोर्स लगा कैसे पुल कर लिए, इनडायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट। अब देखो ये अपना रॉक है, अपन इसके ऐसे एक्सिस के लॉन्ग लगा रहे हैं, अपना इन वो डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट है। अब क्या है अपना, मान लो अपन फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, डाई के में टेंसाइल टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जनरली टेंसाइल फोर्स लगाना इजी नहीं है ना, कैसे लगाओगे तुम, किससे पुल करोगे? तो अपन ये ऐसे ले लिए रॉक, और यहाँ पे अपन ऐसे लगा दिए, ठीक है। अपन लगा तो रहे कंप्रेसिव फोर्स, लेकिन तुम इसके एक्सिस के लॉन्ग देखोगे तो ये एक्सपैंड करेगा, ठीक है, काइंड ऑफ टेंसाइल है, तो इसका अपन क्या इनडायरेक्टली अपन निकाल रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको अपन ब्रेजिलियन टेस्ट बोलते हैं, समझे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 40 का ए, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41 में। The property that cannot be determined from uniaxial compressive strain test of a rock sample fitted with strain gauges। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन से, ठीक है, फिटेड विद स्ट्रेन गॉज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को मालूम होना चाहिए कोहेजन, मालूम है क्या? कोहेजन मालूम है क्या? मतलब देखो अपना रॉक है ये, इंटरनल फोर्स को अपन कोहेजन बोलते हैं, रॉक इंटरनल फोर्स जो मॉलिक्यूल है ना तुम्हारे, इंटर मॉलिक्यूल जो रॉक है उसके बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स है, तो तुम कोहेजन बोलते हो, कि मतलब अगर मतलब पुल करते हैं फिर वो पुश करते हैं तो कितना वो कर पाएगा तुम्हारा, उसमें कितना रेजिस्ट कर पाएगा, कोहेजन फोर्स है। और तुम्हारा अगर उसकी बात करें डायलेशन की, तो अपन डायलेशन ऑलरेडी पढ़े थे ना, रेजिस्टेंस टू चेंज, डायलेटेंसी था वो। हम्म, ठीक है। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है तुम्हारा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन होता है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कोहेजन मालूम चला क्या, इंटरनल फोर्स होता है तुम्हारा कोहेजन, ठीक है। कोहेजन तुम्हारा होता है इंटरनल फोर्स, है ना, इंटरनल फोर्स। डायलेशन क्या होता है तुम्हारा, डायलेशन होता है तुम्हारा एक्चुअल वो डायल लेटेंसी था, सॉरी कंफ्यूज हो गया था मैं। डायलेशन क्या होता है तुम्हारा, वॉल्यूम चेंज, है ना, वॉल्यूम चेंज। चलो पीपीटी में करते हैं एक बार। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, कोहेजन, इंटरनल फोर्स, ठीक है। अब आता है डायलेशन, वॉल्यूम चेंज ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, है ना, कंप्रेसिव फोर्स या स्ट्रेस बोल दो। अब पॉइजन तो बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, लेटरल एंड, ठीक है, लेटरल एंड इट इज अ रेशियो, है ना, रेशियो बिटवीन लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन। अब क्या 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 ऑप्शन बचा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। यंग मॉडल है क्या तुम्हारा, रेशियो ऑफ, रिलेशनशिप बोल दो, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर, ये पूरे टर्म समझ गए। अब आते हैं अपन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ अ रॉक सैंपल फिटेड विद स्ट्रेन गॉज, ठीक है। तो तो तुम यूनी एक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट करते हो ना, मतलब रॉक है उसकी
लगा रहे हो, ठीक है। तो कुछ चेन है, फोर्स जनरेट, कुछ चेन है, कुछ है ना, तो ना डायरेक्शन वॉल्यूम चेंज निकाल सकते हैं क्या? देखो कितना वॉल्यूम चेंज अपन कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, ठीक है। वॉल्यूम चेंज क्या होता है तुम्हारा, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू स्ट्रेन एट एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन एट वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन एट जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये तुम ऐसे निकाल सकते हो, इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। म्यू क्या तुम्हारा पॉइजन रेशियो, ये एल क्या तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसे तुम निकाल सकते हो क्या, डायलेशन चेंज इन वॉल्यूम, डायलेशन मालूम है तुम्हें क्या है, बता दिया। और तुम उसको निकाल कैसे सकते हो, ये भी बता दिया तुम लोगों को। अरे यार क्या हुआ, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तुम स्ट्रेस लगा रहे हो तो तुम्हारा चेंजेस आएगा कुछ, मतलब डेल्टा एल लेंथ चेंज हो गया, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हो उससे, चेंज इन लेंथ पॉइजनल लेंथ, पॉइजनल रेशियो। तुम चेंज लगा रहे हो, ऐसे हल्का दब रहा है तो कितना तुम्हारा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल आया, और तुम्हारा ऐसे मान लो ऐसे दब रहा है तो इधर से फैलेगा तो कितना लेटरल स्ट्रेन आया, तो तुमसे पॉइजन रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन उससे तुम कोइजन नहीं निकाल सकते, ये तीन निकाल सकते हो, लेकिन कोइजन कैसे निकालोगे? तो जो तुम कोइजन निकालते हो ना, वो तुम्हारा ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है, टॉ इज इक्वल टू सिग्मा एन tan फाइव प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। तो जब इसमें नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगा ना, जब तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगा, तो जो शियर स्ट्रेस है तुम्हारा इक्वल टू तुम्हारा कोइजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा स्ट्रेस लग रहा है यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन में, तुम नॉर्मल स्ट्रेस तो लगा ही रहे हो, इसमें हम कोइजन नहीं निकाल सकते। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है क्या, किसी को डाउट वगैरह है क्या? क्वेश्चन नंबर 41 का ए, डू यू हैव एनी डाउट? सब चले गए, सौरभ और रीना ने मानता। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 42 में, व्हाट इज शियर स्ट्रेंथ इन रॉक मैकेनिक्स। तो शियर स्ट्रेंथ क्या होता है रॉक मैकेनिक्स में, द मैक्सिमम शियर लोड अ मटेरियल कैन बी स्ट्रेंथ। देखो अपन ने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ लिया, टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ लिया, और अपन पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ क्या होता है अपना, जो शियर लोड है टेंसाइल में क्या होता है, जो टेंसाइल कितना बियर कर पा रहा है तुम्हारा रॉक है, कितना टेंसाइल कर पा रहा है। कंप्रेसिव में क्या है तुम्हारा, कितना कंप्रेसिव कर पा रहा है, ठीक है। और उसमें शियर में कितना हो जाएगा, तुम्हारा सरफेस है। अपन मान लो शियर स्ट्रेस ऐसे लगा रहे हैं एफ, शियर बताया था ना टेबल में हाथ रख के ऐसे रब करो, शियर है जो फोर्स लग रहा है, मतलब एफ फोर्स लगा रहे हो, तो कितना होल्ड कितना तुम्हारा लगा सकते हो विदाउट ब्रेकिंग, वो तुम्हारा शियर स्ट्रेंथ कहला जाएगा। तो मैक्सिमम शियर लोड मटेरियल कैन बी स्ट्रेंथ विदाउट फेलियर इज कॉल्ड शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। क्लियर है क्या? ये तो इजी था ऑलरेडी, ये सब बताया हुआ कॉन्सेप्ट है, वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार बार, ठीक है। बताया नंबर क्वेश्चन नंबर 43 पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट यूज्ड टू क्लासिफाई अ रॉक मास यूजिंग द आरएमआर, ठीक है। बताया था ना अपन आरएमआर की बात करेंगे, तो अभी अपन समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आर एम आर, ठीक है। आरएमआर, जब अपन आरएमआर निकालते हैं ना रॉक मास रेटिंग, कौन कौन सी चीजों का अपन ध्यान रखते हैं? पहले क्या है, यूसीएस यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना लग रहा है, उसका कितना है, कितना लग रहा है। आरक्यूडी, आरक्यूडी का भी ध्यान रखते हैं। स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी कितना है तुम्हारा, जो डिसकंटिन्यूटी है उसके बीच में कितना गैप है। या फिर बोल दो तुम, मान लो ये 1 मीटर है, ऐसे ऐसे 10 कंटिन्यूटी आ गए, तो एक के बीच में कितना जाएगा, 0.1 मीटर, एवरेज ले लोगे तो, है ना। तो ऐसे स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी तुम्हारा। फिर ग्राउंड वाटर कंडीशन कैसा है तुम्हारा, ग्राउंड वाटर कंडीशन कैसा है, रॉक है मान लो, तो रॉक के पास तुम्हारा ग्राउंड वाटर वगैरह कैसा है कंडीशन। और एक और क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्या क्या अपन क्या क्या चीज का ध्यान रखते हैं जब अपन आरएमआर कैलकुलेट करते हैं, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन कितना है तुम्हारा, कोर मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है तुम्हारा रॉक का, वो क्वालिटी कितना है तुम्हारा, कोर रिकवरी कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूटी के बीच में कितना मतलब फ्रिक्वेंट है तुम्हारा डिसकंटिन्यूटी, ग्राउंड वाटर कैसा है तुम्हारा, ओरिएंटेशन कैसा है डिसकंटिन्यूटी का, मतलब ऐसा है तुम्हारा ओरिएंटेशन कि वो मीट कर रहा है एक दूसरे से, और एक फ्रैक्चर एक क्रैक दूसरे से मीट कर रहा है। एक सेकेंड, मान लो तुम्हारा ये रॉक है, ठीक है, तुम्हारा रॉक है, तुम्हारा एक ऐसे है और दूसरा ऐसे मीट कर रहा है, तो तुम देखोगे कि ये क्रैक ऐसे क्रैक कर रहा है, बाद में डेवलप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा नीचे गिर सकता है, ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो खतरा है उससे ना, प्रॉब्लम है।
तो आप देखते हैं क्या बोल रखा है, क्या कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये तो अपन यूज करते हैं ग्राउंड वाटर कंडीशन, ठीक है। यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रॉक करते हैं, स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी करते हैं, क्या नहीं करते, ये नहीं करते, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।